गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बीजापुर के आवासीय गर्ल्स पोटा कैबिन में लगी भीषण आग। हादसे में 4 साल की मासूम की मौत। आग में पूरा कैबिन जलकर खाक। और छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही नक्सली घटनाएं। बीजापुर में एक और बीजेपी नेता की हत्या। सरकारी काम में लगी जेसीबी में भी लगाई आग। आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी मुहर। पीसीसी चीफ दीपक बैच और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत होंगे शामिल। साई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। कृषक उन्नति योजना की जाएगी लागू। छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी। पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर दौरा। 1400 करोड़ के परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 1000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे बीजापुर से आग का तांडव। इस वक्त की बड़ी खबर, आवासीय गर्ल्स स्कूल में भीषण हादसा हुआ है। आवासीय गर्ल्स पोटा कैबिन में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 साल की छात्रा की मौत हुई है। पोटा कैबिन में सहेली से मिलने के लिए ये मासूम गई हुई थी, ये बताया जा रहा है। बाकी कैबिन में सो रही बच्चों का रेस्क्यू किया गया। आग लगने से पोटा कैबिन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आवापल्ली थाना क्षेत्र के चिंताकोटा पोटा कैबिन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लगी थी, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि किस वजह से आग लगी थी, ये जांच का विषय है। 4 साल की मासूम की इस आग के तांडव में मौत हो गई है। ये एक बेहद ही दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अपनी सहेली से मिलने के लिए वह यहाँ पर गई हुई थी, जिस दौरान वह इस हादसे का शिकार हो गई। बाकी जो बच्चियां यहाँ पर बची हुई थी, छात्राएं जो बची हुई थी, उनका रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है। कितनी भीषण आग लगी थी, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। कैबिन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। और सहेली से मिलने के लिए जो मासूम गई हुई थी, 4 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, जो कि इस आग की चपेट में आ गई और जलकर पूरी तरीके से उसकी मौत हो गई है, बताया जा रहा है। आवापल्ली थाना क्षेत्र के चिंताकोटा पोटा कैबिन की ये घटना बताई जा रही है। तो लगातार इस भीषण आग की तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी थी। और आईबीसी 24 सबसे पहले अपनी दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहा है। और सबसे दुखद बात और खबर इसमें यही रही कि 4 साल की मासूम की इस हादसे में मौत हो गई है। अपनी सहेली से वह मिलने के लिए गई हुई थी, जिस दौरान वह इस हादसे का शिकार हो गई। और बाकी कैबिन में जो बच्चियां सो रही थी, उनका रेस्क्यू किया गया है। बीजापुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगने से पोटा कैबिन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। तो आवासीय गर्ल्स पोटा कैबिन है जहां पर ये भीषण आग लगी है। और आईबीसी 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष तिवारी हमारे साथ जुट के। संतोष, आग की लपटें किस तरीके से फैलती जा रही है, तो हमने तस्वीरें देखी और दर्शकों को भी दिखाई है। 4 साल की मासूम की मौत हो गई है, जो कि बेहद ही दुखद खबर है। लेकिन सबसे पहले आपसे यही समझना चाहते हैं कि आग कैसे लगी, इस बात को लेकर के कोई जानकारी, कोई खुलासा अब तक हुआ है? जी, आपको बता दूं कि ऐसा कोई अभी खुलासा नहीं हो पाया आग किस बेस पे लगी है, शॉर्ट सर्किट हुई या कुछ और हुई है। लेकिन मौके पर भी कलेक्टर साहब और डीपीसी भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया जिसको लेकर कुछ बता सकें। हालांकि वहाँ पे जो जल्द से काफी काबू पा लिया गया है आग पे। और वहाँ पे एक 4 वर्ष की बच्ची जो जिसकी मौत हो गई। एक कन्या पोटा केबिन में जो हादसा हुआ, जिसको लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल था कुछ देर के लिए, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया। लेकिन ये चीज का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया कि आग का लगने का कारण क्या था, आग किस बात को लेकर आग लग गया था, किस बात की कमी रह गई थी जिसको लेकर आग लग गई वहाँ पे। लेकिन इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। जी बिल्कुल संतोष, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही कि आखिर अब किस वजह से यहाँ पर आग लगी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही भी से देखा जा रहा है। हॉस्टल में यहाँ पर आग लगी है तो, लेकिन आपसे भी समझना चाहते हैं, जो बच्चियां वहाँ पर सो रही थी उनका रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन उनकी स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई, क्योंकि इतने बड़े हादसे का शिकार होते हुए बची है वो? जी, इसमें लापरवाही में कोई कमी नहीं रहेगा माना जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो पोटा की नाट बना, जहाँ पे सैकड़ों तादाद में बच्चों का वहाँ पे रहना, छात्राओं का रहना, और किसी न किसी चूक से इतनी बड़ी आग लगी जिसमें काफी बच्चों को सुरक्षित
कर लिया गया था, लेकिन किसी न किसी प्रकार से लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया रहा। अभी क्या लापरवाही इस बात को लेकर भी कुछ खुलासा नहीं हुआ, लेकिन खुलासा होते साथ किसी न प्रकार की कार्रवाई जरूर करेंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है। और मौके पर कलेक्टर साहब पहुंचे और कलेक्टर साहब के साथ वहाँ बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। इस मामले को पूरे गंभीरता से लेकर कुछ न कुछ जांच कर इसका खुलासा कर पाएंगे। जी बिल्कुल संतोष, ये भी लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, बताया जा रहा है कि मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई, आपने भी ये जानकारी दी है, लेकिन अधिकारियों ने किसी प्रकार की आशंका अब तक जताई है इस हादसे में? ये बताऊं, साक्ष्य के तौर पर बात करें तो अभी तक किसी प्रकार का आशंका नहीं जताए और अधिकारी पूरे मामले का तफ्तीश होने के बाद ही कुछ मामला को खुलासा कर पाएंगे। बता दूं आपको, सैकड़ों की तादाद में वहाँ करने रहते हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन करके सबको सुरक्षित निकाल दिया गया। एक 4 वर्षीय छात्रा की मौत है, इसको लेकर भी काफी वहाँ पे जो दहशत बना हुआ है, या फिर वहाँ कहना चाहिए उसको लेकर लापरवाही का खुलासा करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए जो प्लान बना रहे हैं या कार्रवाई करने की जो बात कर रहे हैं, ये पूरा खुलासा जब भी हो पाएगा जब अधिकारी काफी गंभीरता से सूक्ष्मता से इसकी जांच करेंगे। बिल्कुल संतोष, तो खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अधिकारियों से संपर्क भी बनाए रखिएगा, क्या जवाब वो देते हैं इस हादसे के बाद आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता संतोष हमें जानकारी दे रहे थे, फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है, यानी कि किस वजह से ये भीषण आग यहाँ पर लगी थी, ये जानकारी सामने नहीं आई। अधिकारी भी अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि सबसे पहले पूरे मामले की जांच पड़ताल यहाँ पर की जाएगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि आखिर यहाँ पर आग लगी किस वजह से। 4 साल की छात्रा की इसमें मौत हो चुकी है। पोटा कैबिन में सहेली से मिलने के लिए ये मासूम यहाँ पर गई थी और तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो आग कैसे लगी इस बात को लेकर अपडेट आप तक IBC 24 पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बीजेपी नेताओं पर नक्सलियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नक्सलियों ने एक बार फिर से बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है, साथ ही काम में लगी JCB को भी आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने जहां एक और जांगला निवासी बीजेपी नेता कैलाश नाग की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी, वहीं कोटमेटा क्षेत्र में तालाब निर्माण में लगी JCB को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। और अब बात करते हैं प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन की। आपको बता दें कि आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के आज कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। जय स्तंभ चौक के SBI दफ्तर के सामने आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो वृहद पैमाने पर प्रदर्शन होने वाले, भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस आंदोलन में जुटे रहेंगे और जय स्तंभ चौक के पास यहाँ पर बता दें आपको SBI दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं कल हुई कैबिनेट की बैठक के फैसलों की। तो रायपुर में CM विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार ने मोदी की एक और गारंटी पूरी करते हुए कृषक उन्नति योजना 2023-24 से लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए सहायता मिलेगी। इसके साथ ही जयप्रकाश नियम सम्मान निधि फिर से शुरू होगी और हितग्राहियों को पिछले 5 साल का बकाया भी मिलेगा। बैठक में सुशासन एवं अभिसरण एक नया विभाग शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने पर सहमति भी बनी है। इसके लागू होने से विद्यार्थी एक से अधिक विषय में एक साथ उच्च शिक्षा ले सकेंगे। कैबिनेट ने राजीव नगर आवास योजना का नाम अटल विहार योजना करने का भी फैसला लिया है। वहीं PDS के तहत शक्कर सहकारी कारखाने से लिया जाएगा। इसके लिए 35,000 प्रति टन की दर से खरीदी की जाएगी। संविदा कर्मचारियों को 30 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा और अनुकंपा नियुक्ति के लिए संभाग आयुक्तों को अधिकार दिए गए हैं। राज्य नीति आयोग और छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी और उसके अनुरूप आगे की कार्यवाही होगी, ये निर्णय लिया गया।
तो बात करें किसानों की या फिर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो कई अहम फैसले कल कैबिनेट के बैठक में लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की आज बैठक है। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ के 11 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल होंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी शामिल होंगे। तो प्रत्याशियों के नामों को लेकर के जो कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है उन पर अब विराम लगने वाला है, क्योंकि बैठक के बाद नामों की जानकारी सामने आ सकती है, लिस्ट जारी हो सकती है। और छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल पीछे नजर आ रही है। और इसी को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा रामदल है और कांग्रेस रावण दल। ये बात कांग्रेस वाले भी जानते हैं, इसलिए कांग्रेस नेता हाथ जोड़कर घूम रहे हैं कि उन्हें ना लड़वाया जाए, क्योंकि जीत तो रामदल की ही होनी है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश राममय है। जब कमल निशान पर ईवीएम का बटन दबेगा तो जय श्री राम के नारे लगेंगे। इस बीच कवासी लखमा और दीपक बैज के बीच खींचतान की खबर भी आई है। इस पर आदिवासी नेता केदार कश्यप ने कहा कि खींचतान नहीं पुरानी है। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दीपक बैज को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 10 सालों में मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया और जब चुनाव आया है तो राम रावण याद आ रहा है। कांग्रेस के बारे में क्या बात करना, वो बेचारे भागे चल रहे हैं इधर उधर। उनके नेता वो हाथ जोड़े चल रहे हैं कि हमको मत लड़ाओ, हमको मत लड़ाओ। क्यों? रामा दल के लोग हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के रामा दल। और रामा दल के सामने रावण दल का क्या हासिल हुआ है मालूम है। पीसीसी अध्यक्ष की जो जमीन है वो खिसक रही है और उसके कारण से अब कवासी लखमा हो चाहे मोहन मरकाम हो, जितने भी नेता हैं उसके खिलाफ में लामबंद हो चुके हैं। और हार का ठीकरा अब जो फूटा है उसके कारण से उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दीपक बैज को तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव आ रहा तो फिर भगवान राम और रावण की इनको याद आ रही है। जनता अब के बाद इनके भुलावे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की राम भक्ति तो कालनेमी के समान है और जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ गई है। मोदी जी को अपने वायदों का, वायदा खिलाफी का हिसाब देना होगा। राजधानी रायपुर से अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। राज्य सरकार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआईए बनाएगी। एसआईए पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का तंज। राज्य सरकार का केंद्रीय एजेंसी से भरोसा उठ गया है, ये बयान उन्होंने दिया है। एनआईए, ईडी, आईटी, एसआईटी सब यही काम कर रहे हैं। नई एजेंसी गठित करने की आवश्यकता क्यों है, ये उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है। एसआईए के गठन से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। एसआईए पर अरुण साव का बयान भी सामने आया। आतंकवाद, उग्रवाद केस में जांच के लिए एसआईए का गठन किया जा रहा है और एनआईए के साथ समन्वय के लिए काम कर रही हैं। एक एसपी समेत 74 लोगों का स्टाफ होगा, ये बात अरुण साव ने यहां पर कही है। इनका सेंट्रल एजेंसी को भरोसे उठ गया क्या? एनआईए है, एसआईटी है, उसके बाद ईडी है, आईटी है, सब एजेंसियाँ तो यही लगा के रखा है। तो आखिर एक नई एजेंसी गठित करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन ये सरकार खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, अब नए टीम गठित कर रही है। इससे छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार के ऊपर ये अतिरिक्त बोझ होगा। तो क्या कुछ दीपक बैज ने कहा, आपने सुना, बयानबाजियां इस पर जारी है। अब कोतारी के एसआईए पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए अपना ये बयान दिया जो इस वक्त आप सुन रहे थे। सरकार का केंद्रीय एजेंसी से भरोसा उठ गया है क्या, ये सवाल के तौर पर उन्होंने तंज कसा है। एसआईए के गठन से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो जैसे एजेंसी के गठन होने की जानकारी सामने, उसके बाद से लगातार राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है, लगातार बयानबाजियां भी सामने आ रही है। इस वक्त आप दीपक बैज को सुने थे जिन्होंने कहा है कि सरकार का विश्वास केंद्रीय एजेंसियों से उठ गया है। ये तंज उन्होंने यहाँ पर कसा है। एनआईए के साथ समन्वय के लिए काम करें, ये बात अरुण साव ने कही है। तो पलटवार भी लगातार हो रहे हैं। एक एसपी समेत 74 लोगों का स्टाफ इसमें होगा, ये जानकारी अरुण साव ने दी है। तो नई एजेंसी का गठन होने वाला है जिस पर सभी की निगाहें अब टिकी हुई कि क्या इसका उद्देश्य होगा, क्या इसका काम होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, बयानबाजियां तो इस पर होने वाली है, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन आपसे सबसे पहले यही समझना चाहते हैं कि नई एजेंसी का गठन किया जा रहा है, इसके क्या उद्देश्य आगे होने वाले हैं?
बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, उसके बाद जो है लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार जो है सुरक्षा के मसले को लेकर जो है लगातार निर्णय ले रही है। जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार जो है देश की सुरक्षा को लेकर जो है तमाम निर्णय जो है समय समय पर लेते रही है, इसी तरीके से साय सरकार ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कैबिनेट की बैठक में। उसमें SIA की गठन की बात की गई है। SIA अर्थात स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये दरअसल जो है उग्रवाद, वामपंथ और जो आतंकी से संबंधित जो घटना है या जो और उससे पहले की जो जानकारियां उसको रोका जा सके, उस पर बेहतर काम किया जा सके, इसलिए किया गया। साथ ही जो है आपको याद हो गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA अभी पिछले दिनों कवर्धा में जो साधराम हत्याकांड हुआ था उसकी भी जो है जांच के दे दिया गया राज्य सरकार द्वारा NIA को। तो कुल मिलाकर यही है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन जो है SIA का NIA के साथ हो सके, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करा सके समय पर, इसलिए इसके लिए स्पेशल जो है एजेंसी बनाई गई है। और इनमें जो है 74 जो स्टाफ रहेंगे और इसमें एक SP रैंक के भी जो है अधिकारी मौजूद रहेंगे जो पूरी तरीके से कामकाज करेंगे। लेकिन इस पर अब जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है। दीपक बैज का कहना है कि आखिर इस एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या केंद्र की एजेंसियों पर भाजपा सरकार को, साय सरकार को भरोसा उठ गया है? क्योंकि ऑलरेडी अभी जो है यहाँ पर NIA, ED, IT और तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। इस पर दीपक बैज का कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे जो एजेंसी गठन से जो है राज्य सरकार पर जो है आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार, साय सरकार को ये जरूर लगता है कि इसकी जो एजेंसी की जरूरत थी ताकि जो है और बेहतर काम किया जा सके। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ये आर्थिक बोझ और इस एजेंसी का कोई औचित्य नहीं है। सौरभ, तो बयानबाजी तो लगातार होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल जैसे कि जानकारी आपने दी तो कई सारे महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसको लेकर के इस एजेंसी का गठन किया गया। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपको सुनाते हैं कि इस नई एजेंसी के गठन पर डिप्टी CM अरुण साव ने क्या कुछ कहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामलों में प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA के गठन का निर्णय लिया है। यह एजेंसी NIA के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।